नमस्कार साथियों। सक्सेस गेन एट द रेट सुनील भट्ट ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सभी वनडे एग्जामिनेशंस जैसे कि यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस, सीजीएल, पटवारी, लेखपाल, समूह गांव, आरओ, एआरओ, रेलवे, एलटी, इन सभी में आपके बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला सवाल है, भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट यानी BQ.1 का पहला केस मिला है? In which Indian city the first case of Omicron subvariant that is BQ.1 has been found? इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, दिल्ली, पुणे, चेन्नई और गांधीनगर। तो जो ये सब वेरिएंट है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये क्या है। देखिए, दो वेरिएंट जो हैं वो बहुत कॉमन हुए थे कोविड के, जो है डेल्टा और ओमिक्रॉन। सबसे पहले ये अभी जो वेरिएंट इस समय है वो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं जो भी न्यूज़ में अब आते हैं, और जो उसमें लेटेस्ट है वो BQ.1 है। सबसे पहले तो आपसे पूछा है कि शहर में मिला है, तो ये पुणे शहर में एक व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड मिला है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इन दो वेरिएंट्स का डिफरेंस क्या है। जो सबसे इसमें सीवियर वेरिएंट था वो डेल्टा वेरिएंट था। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो डेल्टा वेरिएंट था, जो आपके सेकेंड वेव में जिस समय आया था, उसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो था रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें 10% रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन था। मान लीजिए 100 लोग इससे ग्रसित थे, 100 लोग यदि कोविड इन्फेक्टेड थे, उसमें से 10 को हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। तो वर्ल्ड ओवर जो आपने देखा होगा उस समय यही न्यूज़ थी, हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी वर्ल्ड ओवर, और ऑक्सीजन स्कार्सिटी हो गया था क्योंकि दीज पेशेंट्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन थेरेपी इस समय हो रही थी। सो ऑक्सीजन वाज इन हाई नीड एट दैट टाइम। और उसका रीज़न क्या था, इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता था, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, तो ऑक्सीजन वाज रिक्वायर्ड। और जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिस्क है या परसेंटेज है वो बहुत कम है, लेस देन 1% है। मतलब लेस देन 1% इन इफ टोटल 100 पीपल आर इन्फेक्टेड, 100 लोग अगर कोविड से इन्फेक्टेड हैं तो इसमें से सिर्फ 1% या 1% से कम लोग हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। अब इसका रीज़न क्या है, इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत रेयर है। और जो आपका डेल्टा वेरिएंट था, इसमें जो पेशेंट था उसको किसी भी पेशेंट को वीकनेस और फटीग बहुत ज़्यादा थी। तो कंपैरेटिवली ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड कोई पेशेंट है तो उसमें ये माइल्ड है, उसको फटीग है लेकिन काफ़ी माइल्ड है, और जो फीवर है इन कंपैरिजन टू डेल्टा ये बहुत लो ग्रेड का है। तो इसकी जो सीवियरिटी है इन कंपैरिजन टू डेल्टा वो काफ़ी कम है। और जो स्मेल और टेस्ट जो था इसका पार्शियल लॉस हो जाता था 7 से 8 दिन बाद, ओमिक्रॉन में होता है, लेकिन डेल्टा में कंप्लीट लॉस था। डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड जो भी पेशेंट था उसमें कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, दोनों वेरिएंट याद रखने हैं, डेल्टा और ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का आपको लेटेस्ट सब वेरिएंट याद रखना है, वो है BA.1, और डेल्टा आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये सीवियर था और इसमें रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा था। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ऑक्सीजन की स्कार्सिटी हो गई थी, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी हो गई थी। अभी ओमिक्रॉन में ये सारी समस्याएं नहीं हैं, रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है। आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के साथ जो है द्विपक्षीय बैठक की है ड्यूरिंग डिफेंस एक्सपो 2022? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग डिफेंस एक्सपो 2022, अब इसके ऑप्शंस हैं रशिया, अफ्रीका, अमेरिका या चाइना। अब इसका राइट आंसर है, जो ये डिफेंस एक्सपो में जो इंडियन डेलीगेशन था उसने जो ये वार्ता की है वो अफ्रीकन डेलीगेट काउंटर पार्ट्स के साथ की, अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स के साथ की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए, वो ये है कि जो ये डायलॉग था ये राजनाथ सिंह और इंडियन डेलीगेट्स का 17 अफ्रीकन कंट्रीज़ के डेलीगेट्स के साथ था। 17 अफ्रीकन कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। और ये जो हमारा डिफेंस कॉपरेशन है विद इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीका, ये जो स्टार्ट हुआ था ये 2019 में हुआ था। वी हैव स्टार्टेड एफिंडेक्स
एफिंडेक्स, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। एफिंडेक्स आपको याद रखना है। अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज इसकी फुल फॉर्म है। वी स्टार्टेड इन इट फ्रॉम ईयर 2019। और ये कितने कंट्रीज़ के साथ होती है एक्सरसाइज? टोटल 17 कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आज का अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात कार्यक्रम होता है, उनने उसमें वाटर वॉरियर के नाम से जो है संबोधित किया था। वो 84 वर्ग के वो कौन व्यक्ति हैं जिनका अभी निधन हुआ है, और who was awarded as water warrior in Prime Minister मन की बात, who passed away recently at the age of 84। ये देखिए हमने ये इनका एक चित्र लगाया हुआ है। अब इनका नाम से आपसे पूछा हुआ है ये कौन थे, तो इनका नाम जो है केरे कामेगौड़ा है। इनकी जो उपलब्धि है वो क्या है? इनकी जो मेन उपलब्धि है, इनने 16 लेक्स डेवलप करी हैं बैरन हिलॉक में। कहाँ? बेसिकली कौन सी स्टेट के हैं ये? तो ये कर्नाटका के हैं। ये कर्नाटका के हैं, और कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उनने इनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड जो है वो राज्योत्सव अवार्ड है कर्नाटका का, जिससे ये सम्मानित किए गए हैं। इनको कर्नाटका में वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, वाटर वॉरियर के नाम से अब जाने लगा है। पहले इनको वाटरमैन, ऐसे बहुत सारे उपनामों से इनको जाना जाता है। और 84 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में जो है DY चंद्रचूड़ को 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो इनका कार्यकाल कितना रहेगा? अब आपको पता है कार्यकाल की जो अवधि है वो फिक्स्ड है, टेन्योर फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू एज। ये अकॉर्डिंग टू एज होता है, तो इनकी एज के हिसाब से इनका जो टेन्योर है वो 2 ईयर्स का रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जज बनने से, मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये कहाँ थे? तो ये इससे पहले जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने से पहले। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट शुड बी योर क्वालिफिकेशन, व्हाट शुड बी द अदर रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके अलावा इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज इन अ सिंगल और 2 कोर्ट्स। टोटल 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो किसी एक हाई कोर्ट का भी हो सकता है या 2 हाई कोर्ट का भी हो सकता है, या फिर कोई एडवोकेट जिसने 10 ईयर्स की प्रैक्टिस की हो इन एनी हाई कोर्ट, 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट। इन सबके अलावा एक जो क्वालिफिकेशन है वो ये होनी चाहिए कि इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट दैट पर्सन शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। प्रेसिडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो अगर ये कंडीशन कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए एलिजिबल हो सकता है या उसकी नियुक्ति हो सकती है। आज का 5वां सवाल है, स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जिमी एक्शन, एबा बुस्कोव, उल्फ क्रिस्टर्सन या जोहान पर्सन? तो इसका आंसर है उल्फ क्रिस्टर्सन। जो उल्फ क्रिस्टर्सन हैं ये 2017 से ही जो वहाँ का विपक्षी दल है उसके प्रतिपक्ष के लीडर रहे हैं, प्रतिपक्ष के लीडर हैं फ्रॉम 2017। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में पूछा जा सकता है, जो इनका बैकग्राउंड है वो डिफेंस का है। पॉलिटिक्स में आने से पहले ये डिफेंस में थे, पॉलिटिक्स में आने से पहले ये डिफेंस में थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। 6th क्वेश्चन है, हु हैज़ वन इंडियाज फर्स्ट ग्रीको रोमन मेडल अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में? भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, साजन भनवाला, अंतिम पंगल, अमन शेरावत या सागर जगलान। तो जो ये पहला फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल हमने जो ये इस प्रतियोगिता में जीता है, ये ग्रीको रोमन जो है, इसमें हमारा जो पहला पदक है वो सजन भनवाला ने जीता है, सजन भनवाला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्पोर्ट्स सेक्शन से कहीं ना कहीं एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो आपके स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चन रेडी होने चाहिए। हमारा 7th क्वेश्चन है, नेशनल
मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बन रहा है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बिल्ड इन विच स्टेट? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा या फिर गोवा। तो जो ये बन रहा है, ये बन रहा है गुजरात में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बन रहा है गुजरात में। गुजरात में कहाँ? लोथल में। लोथल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल, आप अगर पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लोथल वाज अ पोर्ट सिटी, तो इसको लोथल में बनाया जा रहा है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमें पता होने चाहिए। ये बिल्डिंग कुछ इस तरीके की होगी, और इस जो ये म्यूजियम है इसमें 14 एग्जीबिशन सेंटर्स होंगे, और इसके अलावा इसमें एक थीम पार्क होगा, और थीम पार्क में फेजेस होंगे। इसमें 4 जोन्स होंगी। 4 जोन्स किस तरीके से बनाई होंगी? इसमें पहली स्टेज में इंडियन मैरीटाइम की हिस्ट्री एंशिएंट टाइम में दिखाएंगे कि एंशिएंट टाइम में हमारा कितना रिच कल्चरल हेरिटेज थी, या हमारा मैरीटाइम कितना ज़्यादा डेवलप्ड था। उसके बाद मेडिवियल टाइम में ड्यूरिंग मुगल एरा हमारे जो ट्रेड रिलेशंस थे विद द वेस्ट और अदर कंट्रीज़, वो सबको डिपिक्ट करने के लिए इसमें मेडिवियल जोन बनाई जाएगी। उसके बाद इसमें एक कॉलोनियल एरा, मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जो हमारा मैरीटाइम था वो कैसा था वो डिपिक्ट किया जाएगा। इसके अलावा प्रेजेंटली अभी जो आपका करंट में जो मॉडर्न है, इसको मॉडर्न नाम से बनाया जाएगा। मॉडर्न एरा में हमारा जो है शिपिंग इंडस्ट्री कैसी है, मैरीटाइम इंडस्ट्री कैसी है, वो डिपिक्ट करेगा इसका चौथा सेक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है जो डिफेंस एक्सपो। अभी हमने डिफेंस एक्सपो पे एक क्वेश्चन पढ़ा था कि वो किस किस के बीच हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है जो ये हमारा डिफेंस एक्सपो 2022 हुआ था, ये किसके बीच में जो है आयोजित किया गया, किस शहर में आयोजित किया गया, किसके बीच में हुआ? ये तो आपको पता है, इंडिया और अफ्रीकन नेशंस का जो डेलीगेशन है इनके बीच में। ये भी आपको पता है कि टोटल 17 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इनके साथ हमारी एक जो है एक्सरसाइज होती है जिसका नाम एफेंडेक्स है, ये भी आपको पता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, पुणे, दिल्ली, मुंबई या गांधीनगर। तो ये जो हुआ है ये गांधीनगर में हुआ है। ये जो डिफेंस एक्सपो है ये गांधीनगर में हुआ है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इसमें जो MOUs हैं वो टोटल 1,53,000 के MOUs टोटल साइन हुए हैं। MOU क्या होता है? मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डिफेंस एक्सपो 2022 में जो टोटल अमाउंट ऑफ MOU साइन हुआ है वो 1,53,000 का है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, और ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि ये इंडस्ट्री हमारी फ्लरिश करेगी। 9th आज का हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ वन गोल्ड मेडल इन मेंस रैपिड फायर पिस्टल इवेंट। जो मेंस रैपिड फायर पिस्टल इवेंट था कब, कहाँ हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए। ये हुआ था 36 नेशनल गेम्स में, 36 नेशनल गेम्स एट अहमदाबाद। देखिए क्वेश्चन में ही पहले तो आपके 2-3 जो हैं क्वेश्चन में ही क्वेश्चन और बन जाते हैं। ये पूछ सकता है 36 नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद गुजरात में हुए थे। अहमदाबाद गुजरात। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये इसमें किसने जीता था? तो जो ये पिस्टल इवेंट था इसमें गोल्ड मेडल जो है वो अनीश प्लेयर हैं, उनने जीता था। अनीश ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। नेशनल गेम्स का शुभांकर आप देख लीजिए, ये इसका शुभांकर था। और आपसे को हमेशा हर स्पोर्ट्स का जो भी स्पोर्ट्स होता है उसकी ये पंचलाइंस पता होनी चाहिए। इसकी क्या थी? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ये हमेशा पता होना चाहिए कि क्या इसकी टैगलाइन थी या पंचलाइन थी। आज का 10वां सवाल है, कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हर घर जल का मतलब होता है कि आपने पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप, पोर्टेबल वाटर कनेक्शन हर घर पहुंचा दिया है, मतलब पीने के पानी का नल हर घर में उपलब्ध है। तो ऐसा करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन आपको दिए हैं, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या पंजाब। तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो है गोवा। गोवा में हर घर में पोर्टेबल वाटर का टैप लग चुका है। आज का 11वां सवाल है, किस जगह देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई है? ये आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा, शायद आप इसको मिस तो नहीं करेंगे।
तो जो डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है डबल डेकर बसेस हैं, और डबल डेकर के साथ ही क्या है, इलेक्ट्रिक हैं। आपको मालूम ही है आने वाला युग इलेक्ट्रिक या फिर अल्टरनेट एनर्जी का युग है। तो सिटी में पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अब गवर्नमेंट की जो है पहल है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी में या फिर बैटरी चालित वाहनों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर बैटरी व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शहर है जहां ये डबल डेकर एसी बस सेवा शुरू की गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, गांधीनगर, दिल्ली, मुंबई। तो ये जो है वो मुंबई में किया गया, ये आपका मुंबई में किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इस तरीके की ये बस है और ये टोटल फर्स्ट फेज़ में जो है ये इस साल के एंड तक अराउंड 200 बसेस रोड में जो है रन करने लगेंगी। ओवरऑल 900 टोटल ई डबल डेकर बसेस जो हैं वो प्रोक्योर की जाएंगी, टोटल 900 की जाएंगी और इस साल के एंड तक 200 कर ली जाएंगी। अब ये किसने जो इसको अनवील किया था, एक क्वेश्चन ये बन सकता है किसने अनवील किया था। तो ये अनवील किया था YB चवन ने। ये अनवील कहाँ किया था, YB चवन सेंटर में किया था। इसको अनवील किया गया था YB चवन सेंटर पे। ये जो बसेस होंगी ये बहुत प्रीमियम होंगी और इसमें जो है खड़े होकर यात्रा करना प्रतिबंधित होगा और सभी को सीट्स मुहैया की जाएंगी। आज का हमारा अगला सवाल है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर द बुक न्यू इंडिया वॉज रिलीज। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर और अटल बिहारी वाजपेयी। ये सभी एनडीए के लीडर्स हैं या फिर बीजेपी के एसोसिएटेड लीडर्स हैं। इसमें जो ये बुक है ये एम वेंकैया नायडू, जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे एम वेंकैया नायडू, उनने इस किताब का जो है वो विमोचन किया है। इस किताब का नाम है अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-2019। तो ये जो हमारे अरुण जेटली हैं उनकी पुण्यतिथि पे इस किताब का विमोचन किया गया है। आज का 13वां सवाल है, किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया। तो आप जब दिल्ली में ट्रेवल करेंगे तो आपको हर रेड लाइट पे जो है ये बोर्ड्स लिए या ऐसी स्टैंडीज लिए हुए जो हैं लोग खड़े मिल जाएंगे। ये जो है प्रमोट करते हैं कि जब कभी आप रेड लाइट पे हों तो आप अपनी गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ कर दें, जिससे CO2 एमिशन कम होगा, पोल्यूशन कर्व होगा और इन्वायरमेंट बेटर होगा। आज का 14 क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष स्टेशन में IIT M और नासा रोगाणुओं पे अध्ययन करेंगे। इन विच स्पेस स्टेशन IIT मुंबई और नासा जो है मिलके माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तो इसमें ऑप्शन है आपका स्काईलैब, मीर, ISS या स्पुतनिक। जो इसका सही आंसर है वो है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मास्टर्स जो माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर स्टडी कौन कौन करेंगे, IIT मुंबई और नासा के जो है इंजीनियर्स इसमें या साइंटिस्ट इसमें जो है वो अध्ययन करेंगे। आज का हमारा अगला सवाल है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्च इंजन गूगल ने किस भारतीय राज्य के साथ साझेदारी की है। सर्च इंजन गूगल पार्टनर्ड विद विच इंडियन स्टेट टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन। इसमें हमारे 4 ऑप्शंस हैं, आसाम, गुजरात, पंजाब, मणिपुर। तो ये जो इनिशिएटिव है गूगल का ये आसाम की गवर्नमेंट के साथ मिलकर है। आसाम की गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया है विद गूगल और ये इसमें होगा क्या, ये एक प्रोग्राम है गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है आसाम गवर्नमेंट ने, वो है स्किल एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। इसको ये SEED नाम दिया हुआ है। SEED का फुल फॉर्म है स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। ये क्यों किया है, टू स्ट्रेंथन देयर स्कूल डिजिटाइजेशन एफर्ट्स। आसाम कोशिश कर रहा है अपने स्कूल्स को डिजिटलाइज करने के लिए या जो लर्निंग टूल्स हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने गूगल से ये एक जो है पार्टनरशिप की हुई है।
16th आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना बन गई है जिसके तहत 1.23 करोड़ घरों को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। विच स्कीम हैज बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कीम अंडर विच 1.23 करोड़ हाउसेस हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। इस योजना का नाम आपको ऑप्शंस दिए हैं, अमृत योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या फिर प्रधानमंत्री पेंशन योजना है। तो ये जो योजना है इसका जो सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत 1.23 लाख घर पहले से ही स्वीकृत हो चुके हैं। आज का 17वां सवाल है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया से किस मिशन की शुरुआत की है। तो नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया से किस मिशन की शुरुआत की है, ये आपसे पूछा हुआ है। विच मिशन हैज बिन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम केवड़िया टू कॉम्पैक्ट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं मिशन स्ट्रॉन्ग होल्ड, मिशन लाइफ, मिशन हरियाली, या फिर मिशन शक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिशन हरियाली। आज का 18th क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य में आयोजित की जाएगी। Which state will host 5th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर है ये जो गेम्स हैं इनको, इसकी जो मेजबानी है वो मध्य प्रदेश करेगा। इसकी मेजबानी मध्य प्रदेश करेगा। आज का अगला सवाल 19 सवाल है, हाल ही में किन्हें यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, अमित गोस्वामी, नागेश शर्मा, निरंजन ओवल, या आलोक त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है निरंजन ओवल। ये इनका चित्र है। हमारा आज का 20वां सवाल है, हर वर्ष 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज विच डे। तो 23 अक्टूबर को हम जो इंडिया में आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करते हैं। 23 अक्टूबर को हम लोग आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करते हैं। आज का 21वां सवाल है, किस राज्य में मंत्रियों द्वारा पहले अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज है वो इंग्लिश मीडियम है, और उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। इन विच स्टेट द फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज वॉज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर्स। तो इसका आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। जो त्रिपुरा के सीएम हैं उनने स्टेट का पहला गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज जो है उसकी जो नींव रखी है, और ये त्रिपुरा में है। आज का 22वां सवाल है, टाइगर ट्रंप किन 2 देशों के बीच 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से तैयार करें। टाइगर ट्रंप इज अ 3-day जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन एड एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। इसमें ऑप्शंस आपको दिए हैं, फ्रांस एंड अमेरिका, इंडिया एंड अमेरिका, जापान एंड अमेरिका, इंडिया एंड चाइना। तो ये जो टाइगर ट्रंप है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ट्राई सर्विस है। ये ट्राई सर्विस है। ट्राई सर्विस मतलब इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करती हैं, और ये होता किसके बीच में है, इंडिया और यूएस के बीच में है। इंडिया और यूएस के बीच में होता है। इससे पहले इंडिया ने जो प्रीवियसली जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस की हैं वो रशिया के साथ की हैं, रशिया के साथ की हैं। अब जो ये ट्राई सर्विसेज हैं किसके साथ हो रही हैं, यूएसए के साथ हो रही हैं। आज का अगला सवाल है 23वां, ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। Who is the javelin thrower of Diamond League final in Zurich, who became the first Indian to win the Diamond Trophy? Who is the javelin thrower in Diamond League final in Zurich, who became the first Indian? पहले इंडियन है जिनने डायमंड ट्रॉफी जीती है डायमंड लीग फाइनल में। ये कहाँ हुआ था, ज्यूरिख में हुआ था। तो इसके ऑप्शंस देख, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पिक्चर इसकी लगाई हुई है। तो नीरज चोपड़ा ने जो है ये यहाँ पे डायमंड ट्रॉफी विन की थी, और जो है ज्यूरिच में ये हुआ था, और जो इनका बेस्ट अटेम्प्ट था 88.44 जो है मीटर तक इनने अपना जेवलिन थ्रो किया था।
और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में। नीरज चोपड़ा के बारे में, इनने अर्जुन अवार्ड जीता था 2018 में। विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में इनको मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इनको 2021 में मिला है। परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको 2022 की रिपब्लिक डे ऑनर्स डे परेड में मिला था। और 2022 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया है ड्यूरिंग रिपब्लिक डे ऑनर्स। आज का 24th क्वेश्चन है, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2022 सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट? तो इसके ऑप्शंस हैं अलेक्सी नवल्नी, मलाला यूसुफजई, दलाई लामा, पीपल ऑफ यूक्रेन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अलेक्सी नवल्नी। आज का 25th क्वेश्चन है, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? FIH प्रो लीग who has been appointed as the captain of the Indian hockey team for 2022-23? तो इसके चार ऑप्शन है, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह या गुरजीत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह को कैप्टन बनाया गया है। आज का अगला सवाल है, जलवायु पे आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी? द 27th एनुअल मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन क्लाइमेट COP27 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, स्पेन, पोलैंड, इजिप्ट और पेरू। इसका जो सही आंसर है वो है इजिप्ट। ये जो है इजिप्ट में होगी, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, ये इजिप्ट में होगी। इसके थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। जो COP27 है ये शर्म अल शेख जो शहर है इजिप्ट का, वहाँ होगी। इस शहर का नाम भी याद कर लीजिएगा, कभी शहर का नाम, सिटी का नाम पूछ सकते हैं। ये शर्म अल शेख ये शहर का नाम है, और जहाँ ये कन्वेंशन इस बार हो रहा है। और जो आपके इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल फताह अल शीशी। तो इनने जो ये है इसके लिए जो राइट अप किया था उसमें इन्होंने लिखा था, आई डीपली बिलीव दैट COP27 इज एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस यूनिटी अगेंस्ट द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट that we can only overcome through concerted actions and effective implementation। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली है। आज का 27th क्वेश्चन है, दो कंप्यूटरों के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हाल वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? When is the International Internet Day observed recently to commemorate the anniversary of first message sent between two computers? तो इसके ऑप्शंस हैं 29 मार्च, 29 अक्टूबर, 29 अगस्त या 29 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 29 अक्टूबर। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है इस बार के एग्जाम्स के लिए। आज का 28th क्वेश्चन है, किन दो देशों की एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 शुरू किया गया है? किन दो देशों की एयरफोर्स के बीच? सबसे पहले तो देखो आपको क्लियर हो गया, ये एयरफोर्सेस के बीच का है। एयरफोर्स किन दो कंट्रीज की एयरफोर्स के बीच में जो है गरुड़ 7 शुरू किया गया है? तो इसमें ये पूछा गया है, ये बेसिकली नाम दिए गए हैं कि ये कौन सा था। तो इसमें गरुड़, वरुण, इंद्र, संप्रीति, ये युद्धाभ्यास का नाम पूछा गया है। तो ये जो गरुड़ 7 है ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स और आपका फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है गरुड़ 7। कब से कब तक? ये है आपका अक्टूबर 26 से नवंबर 12 के बीच। कहाँ? जोधपुर में। आप इतना याद रखिएगा, जो भी रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ होता है, कोई भी जॉइंट एक्सरसाइज हुई होती है तो उसका एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, एक तो ये किन के बीच में हुई है, इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में हुई है। कहाँ हुई है? जोधपुर में हुई है। बायलैटरल एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। अब इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के नाम लिए हैं, ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो डिफेंस जो आपकी ये एक्सरसाइज होती है डिफेंस की, उसका नाम संप्रीति है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो आपकी मित्र शक्ति है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में भी डिफेंस एक्सरसाइज होती है जो मैत्री है। इंडिया और यूएस के बीच में होती है वज्र प्रहार। इंडिया और यूएस के बीच में दूसरी होती है युद्धाभ्यास। इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में जो डिफेंस की ये होती है एक्सरसाइज, उसका नाम है आपका गरुड़ शक्ति।
इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज होती है। इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्डियन होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्डियन होती है। इंडिया नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम सूर्य किरण है। इंडिया और चाइना के बीच में भी डिफेंस एक्सरसाइज होती है जिसका नाम हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। इंडिया फ्रांस के बीच में ही शक्ति नाम से भी एक्सरसाइज होती है। इंडिया थाईलैंड के बीच में कॉर्पेट नाम से एक और एक्सरसाइज होती है। तो ये एक हम सेपरेट सेक्शन बना के उसमें कवर कर लेंगे डिफरेंट जो डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं उनको। आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस में आर्मी इन्वॉल्व है, किस में नेवी इन्वॉल्व है, किस में एयरफोर्स इन्वॉल्व है, किस में ट्राई सर्विसेज इन्वॉल्व है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ट्राई सर्विसेज की 2 डिफरेंट एक्सरसाइजेस, तो इसको हम एक डिफरेंट वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी जो है मिलिट्री के ऊपर एक अपडेट आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और सबसे पहले जो हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का था और रेड फोर्ट के अंदर था। प्रेजेंटली जो है न्यू दिल्ली में साउथ ब्लॉक में जो है एक बहुत बड़े भवन में सेना भवन है। सेना भवन ही इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है। आज का 29th क्वेश्चन है, विच जॉइंट कमिश्नर ऑफ IRS हैज रिलीज दिस बुक अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। तो इसके ऑप्शंस हैं संजय माथुर, अजय सिंह, मनदीप सिंह या फिर साहिल सेठ। जो ये पुस्तक है वो जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में IRS के जो जॉइंट कमिश्नर GST कस्टम एंड नार्कोटिक्स हैं, ये एक यूथ इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनका नाम साहिल सेठ है। ये यूथ इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। इनका नाम है साहिल सेठ। इनके द्वारा ये किताब जो है लिखी गई है, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। और जो ये बुक अनवील की है वो किन्ने की है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख एल मंडाविया ने ये बुक जो है अनवील की है। आपको याद रखना है ये जो IRS है इनका नाम क्या है? ये साहिल सेठ इनका नाम है। बुक का नाम है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। अनवील किन्ने की है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख एल मंडाविया। आज का अगला प्रश्न है, विद विच कंट्री इंडियन नेवी कंडक्टिंग 29th एडिशन ऑफ सिम्बेक्स। 29th एडिशन ऑफ सिम्बेक्स हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशाखापट्टनम में हो रहा है। तो किसके साथ हमारी सिम्बेक्स होती है? अभी हमने उस चार्ट में पढ़ा था, सिम्बेक्स हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये सिंगापुर के साथ होती है। किसके साथ होती है? सिंगापुर के साथ होती है। अभी ये कौन सा एडिशन है इसका जो होगा? 29th एडिशन है। 29th एडिशन है। कब से कब तक होगी ये कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट उस साल की हैं वो पता होनी चाहिए। 26 से 30 अक्टूबर के बीच में ये जो है हुई है। कहाँ हुई है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हुई है आपकी विशाखापट्टनम में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AK गोयल हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA। इसकी जो है आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एब्रीविएशन ये है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो इसमें पूछ रहे हैं जो AK गोयल है इनको री इलेक्ट किया। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए AK गोयल है। फिर आपसे पूछ सकता है कि ये अब जैसे इसमें पूछा हुआ है इससे पहले ये किस बैंक के CEO हैं, तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो जो AK गोयल हैं वो पंजाब नेशनल बैंक के CEO हैं। अब पंजाब नेशनल के CEO हैं। अब इनको नियुक्त किया गया है IBA का क्या नियुक्त किया गया है? इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आज का अगला सवाल है, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किस शहर में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फग्गन सिंह कुलस्ते इनॉग्रेटेड द सरस फूड फेस्टिवल। तो इसमें 4 शहर दिए हुए हैं, लखनऊ, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर जयपुर। तो ये आपका जो है ये सरस फूड फेस्टिवल ये हैदराबाद में हुआ है। ये आप याद रखना, ये जो 2022 एडिशन है ये हैदराबाद में हुआ है, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? इसका इनॉग्रेशन जो है वो 28 अक्टूबर को किया था। किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड स्टील। इनका नाम क्या है? फग्गन
सिंह कुलस्ते। अगला सवाल है, किस देश में पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? इसका पूरा नाम भी आ सकता है और AISF भी बोल सकते हैं। कहाँ किया गया? फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप, ये क्या है? एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल। तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया है आपका इंडोनेशिया में। किसने किया है इसका इनॉग्रेशन? जो है इसका इनॉग्रेशन किया है डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर। ये क्या है? सेक्रेटरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये कब किया था? 27 अक्टूबर को किया था। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, कौन से शहर में किया था? तो ये बोगौर सिटी है, बोगौर सिटी इन इंडोनेशिया, बोगौर सिटी इन इंडोनेशिया। आज का 34th क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे? सबसे पहले ये पता होना चाहिए वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब होता है। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे होता है 30 अक्टूबर। थ्रिफ्ट डे को क्या बोलते हैं? विश्व बचत दिवस। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, विश्व बचत दिवस 2022। अब इसकी थीम क्या है? इसमें देखो आपको 4 चीज़ दी हुई हैं। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग, सेव फॉर टुमारो, सेविंग सेव यू, सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। देखिए आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, इट इज़ ऑल अबाउट सेविंग्स। ड्यूरिंग पैंडेमिक्स क्या हुआ था? ड्यूरिंग पैंडेमिक मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब and maximum people were forced to live inside their house. So at that time people realized the importance of savings. So to ensure that people understand the need of saving, this day is celebrated. This day is celebrated on 30th of October. 30 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कहते हैं, मतलब विश्व बचत दिवस। और जो इसका बेसिक आइडिया है, ये आपको ये बताना है कि यदि आप सेविंग्स करते हो तो सेविंग प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए आपको सेविंग्स प्रिपेयर करती हैं। और जो 2 चीज़ें हैं, आपको देखो ना, कंफ्यूजन होगा। इंडिया में वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे जो है वो, इंडिया में थ्रिफ्ट डे मनाया जाता है 30th को, और जो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे है वो बेसिकली है 31st। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन थ्रिफ्ट डे की बात होगी तो 30th, और जनरली पूछेगा आपसे वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, तो ये 31st को होता है। इंडिया में एक दिन पहले से इसको मनाया जाता है, तो वो 30th अक्टूबर याद रखिएगा। इंटरनेशनल 31st अक्टूबर है। आज का 35th क्वेश्चन है, पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना है। तो इसमें पोलैंड की राजधानी पूछ रहा है। अब इसको ये भी पूछ सकते हैं कि पोलैंड की राजधानी क्वेश्चन में बताई जा सकती थी, और ये पूछा जा सकता था कि ये किस कंपनी के साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो पोलैंड बना रहा है। तो देखो आपके इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो पोलैंड में परमाणु संयंत्र बना कौन रहा है? तो ये वेस्टिंग हाउस कंपनी है जो पहला फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट बनाएगी। ये इनका क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पावर प्लांट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में जो हेल्प करते हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए जो न्यूक्लियर असेंबली लगाई जाती है, उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट बोला जाता है। और ये जो वेस्टिंग हाउस है, ये क्या है? ये एक यूएस कंपनी है। ये क्या है? यूएस कंपनी। अब यहाँ पे हमसे पूछा था पोलैंड की कैपिटल क्या है, तो जो पोलैंड की कैपिटल है वो वॉर्सो है। वॉर्सो, WARSAW, वॉर्सो। वॉर्सो जो है, ये देखिए आप मैप के थ्रू आप देखिए, ये है आपका पोलैंड, और ये पोलैंड के यहाँ पे है वॉर्सो। जो पोलैंड का जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है ये बाउंड्री शेयर करता है बेलारूस से, ये बाउंड्री शेयर करता है यूक्रेन के साथ, ये बाउंड्री शेयर करता है स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक के साथ। इसका एक बहुत बड़ी बाउंड्री जर्मनी को टच करती है। उसके अलावा एक पोर्शन में इसके बाल्टिक सी है, और एक कॉर्नर से इसको रशिया भी टच करता है। अभी जितना भी रशिया यूक्रेन वॉर में जितने भी वेपन्स वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो है यूक्रेन को प्रोवाइड किए हैं, वो थ्रू पोलैंड ही यूक्रेन तक पहुँचे हैं। तो जिसकी जोग्राफिकल लोकेशन है वो वेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट का ये एक तरीके से लिंक है। और इस समय यूक्रेन वॉर में वेस्ट ने पोलैंड को ही यूज़ किया है सारा वेपन्स यूक्रेन तक पहुंचाने के लिए।
आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनएसडीसी इंटरनेशनल ने भारतीय कुशल युवाओं और बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने की भागीदारी की है। वो क्या है, किस कंट्री के बीच में ये हुआ है? एनएसडीसी इंटरनेशनल हैव पार्टनर्ड टू क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन इंडियन स्किल्ड यूथ एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन विच कंट्री? तो ये किस, जो एक्चुअली ये जो है एनएसडीसी जो है ये गवर्नमेंट की जो है इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, जो आपके स्किल्ड वर्कर्स हैं उनका इंटरफेस बिटवीन देम एंड एम्प्लॉयर बनाने की कोशिश की गई है। और किस कंट्री के साथ ये जो है ये बातचीत की गई है या ये काम, ये कोशिश सफल हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब जो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो एक गवर्नमेंट की बॉडी है, इसकी इंटरनेशनल आर्म है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए। ये क्या करती है, फॉरेन नेशंस को अप्रोच करती है। हम लोग क्या है उनको जो अपने स्किल्ड लेबर्स हैं उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और एक चैनल का काम करते हैं जिसके थ्रू जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको इन नेशंस में काम मिल जाए। तो ये अभी जो हमारी ये पार्टनरशिप हुई है, ऑस्ट्रेलिया की एक रिक्रूटमेंट कंपनी है जिसका नाम है, ये पूछा जा सकता है क्या कंपनी है, रिक्रूटमेंट कंपनी है पर्दमान, PERDAMN, पर्दमान है। और जो ये हमारा इनके साथ जो किन किन चीज़ों के लिए हमारा इनके साथ जो एक ऑपरेशन है या पार्टनरशिप है वो ही हुई है। तो जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी हैं जिनने HM वगैरह किया हुआ है, या फिर जिनने BSc AG एग्रीकल्चर किया हुआ है, या जो एग्रीकल्चर के वर्क में जो निपुण हैं, या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो स्पेशलिस्ट हैं, उन सब की जॉब की रिक्वायरमेंट्स जो है यहाँ पूरी होगी। और इसके लिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव या फिर गवर्नमेंट की ये बॉडी ने काफ़ी हेल्प की है। इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है, पर्दमान है। आज का 37वां क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? ये न्यूज़ में था अभी लगातार। तो ये है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ टेक्नोलॉजी बैक्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, HDFC, बजाज अलायंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस। तो ये HDFC है। ये प्रोजेक्शंस के बेस्ड पे, प्रोजेक्शंस कैसी, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे इस बार रेनफॉल कैसा रहेगा, वेदर कैसा रहेगा, इन सब के बेसिस पे ये जो कंपनी है वो आपका इंश्योरेंस करेगी, बीमा करेगी इन सारे पैरामीटर्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। तो जो इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं या इस तरीके की जो घोषणा है वो अभी HDFC ने की है। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आज का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वन द 2022 फीफा अंडर 17 की बात हो रही है। फीफा अंडर 17 की बात हो रही है, डिफीटिंग कोलंबिया एट द DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है फीफा, ये कहाँ पे हुआ था? द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हुआ था DY पाटिल स्पोर्ट्स सेंटर में। कहाँ हुआ था? DY पाटिल स्पोर्ट्स सेंटर। एक चीज़ तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रेडी हो गया आपका। अब किसको हराया था? कोलंबिया को हराया था। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनेगा किसने हराया था। ये जो है स्पेन ने हराया था, ये आपको याद रखना है। किसने हराया था? स्पेन ने कोलंबिया को हराया था। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है कि जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो, इनने जो ये ट्रॉफी है ये स्पेन की मैरीना अर्टेरो को एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दी थी। और जो वुमेन्स फुटबॉल कप 2022 है इसका जो फाइनल है ये कहाँ हुआ था? DY पाटिल स्टेडियम। अब ये DY पाटिल स्टेडियम कहाँ है? ये नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में है। अब इसके इम्पोर्टेंट
जो क्वेश्चन हैं वो क्या निकल के आए कि जो फीफा अंडर 17 2022 हुआ है वो जीता किसने है, ये पता चल गया, स्पेन ने जीता है। इसमें कौन रनर अप रहा है, किसको हराया है, कोलंबिया को हराया है। और कहाँ ये हुआ है, तो ये डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स सेंटर में हुआ है। और डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है, ये नवी मुंबई में है। आज का 39 क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 मैक्सिकन फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ग्रैंड प्रिक्स से भी आप देखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, रेगुलर आते हैं। तो विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है, मैक्सिकन फार्मूला 1। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, सर्गियो परेज, जॉर्ज रसल, चार्ल्स लेलरिक या फिर मैक्स वर्स्टेपेन। तो मैक्स वर्स्टेपेन ने ये आपकी मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और ये पहले ड्राइवर बन चुके हैं जिनने 14 रेसेस किसी एक सीजन में जीती हैं, इन अ सिंगल सीजन 14 रेसेस वन। तो ये नए कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। हमारा 40th क्वेश्चन है आज का, सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो हमने बनाया, सतर्कता जागरूकता, इसको आपको जो है जो बनाया इसकी थीम क्या थी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। इसकी जो थीम थी, अब उसके ऑप्शंस आपको दिए हैं, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी, या फिर एरेडिकेट करप्शन, या फिर करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। तो जो इसकी थीम थी वो थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। बहुत अच्छी थीम थी, करप्शन फ्री नेशन होगा तो ही हम डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे। और इसकी थीम याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर में ऐसा बहुत कुछ है अक्टूबर की जीके में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारी चीज़ें बच रही हैं इसमें वो है स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत, और नोबेल प्राइजेस। हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जो है, उसमें हम टोटल शॉर्टकट्स के साथ नोबेल प्राइजेस जो हैं, इस बार जितने नोबेल प्राइजेस हैं सभी फील्ड्स के, उनको कवर करेंगे। हमारा आज का अगला सवाल है, इंडियाज़ फर्स्ट, ये बेसिकली पॉइंट्स में हमने लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए इसको मैंने पॉइंट में ही रख लिया। जो इंडिया का जो इंडिजिनियसली पहला एल्यूमिनियम फ्राइट रैक है, फ्राइट रैक्स क्या होते हैं, जिनमें हम लोग सामान रख के भिजवाते हैं। तो अभी तक जनरली क्या होता था, ये स्टील के हुआ करते थे तो वेट ज़्यादा हुआ करता था। जो पहला हमारा इंडिजीनियस एल्यूमिनियम फ्राइट रैक है वो अभी बना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये स्टील से 180 टन हल्का होता है, जिस वजह से हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फास्ट होता है, वेट कम होता है। और जो आपका एल्यूमिनियम है ये इजीली रिसाइक्लेबल है और कोरोजन रेसिस्टेंट है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। हमारा अगला आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर। तो जो ये हमारा नेशनल कमेमोरेशन डे है, पुलिस कमेमोरेशन डे है, ये अक्टूबर 21 को मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट डेट है, अक्टूबर 21। क्या है ये, इस डे को क्या कहते हैं, पुलिस कमेमोरेशन डे। ये बेसिकली क्यों मनाया जाता है, ये डे मनाया जाता है इस दिन जो है 10 CRPF पर्सनल्स लॉस्ट देयर लाइफ इन अ चाइनीज अटैक। इस दिन क्या हुआ था, एक चाइनीज अटैक में 10 CRPF पर्सनल्स लॉस्ट देयर लाइफ। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका 4 ऑप्शन हमने दिए हैं, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, अमिताभ बच्चन या अजय देवगन। इसका राइट आंसर है अमिताभ बच्चन।
ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल हेल्थ केयर में सबसे बड़ा नाम है मेडीबडी, और मेडीबडी ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है। आज का 44th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर न्यू स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग, क्लाइंबिंग एंड स्केटबोर्डिंग हैव बीन इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन लॉस एंजलिस। अब ये क्वेश्चन है कि जो आपका ओलंपिक्स है उसमें ये जो 3 गेम है इनको कब के लिए इंक्लूड किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है 2023, 24, 25 और 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे उनमें इन स्पोर्ट्स को जो है शामिल किया गया है। इसका आंसर है 2028। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। तो जो है बेसिकली 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 50 बेसिस पॉइंट की जब बात होती है तो मतलब 0.5। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए, 5.5, 5.9, 5.65, 6.7। ये पूछ रहा है कि इस समय जो रिवाइज रेपो रेट है वो कितनी है। तो जो इस समय रिवाइज रेपो रेट है ये बिल्कुल आपको याद रखनी है, 5.9% है। कितनी है? 5.9%। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टॉप्ड द 25 स्टार्टअप्स इन इंडिया लिस्टेड बाय लिंक्डइन। अब जो ये लिस्ट है टॉप 25 की, ये किसने बनाई है? ये लिंक्डइन। आप सभी ने लिंक्डइन के बारे में आप जानते होंगे। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग प्लेस है जहां आप जो है प्रोफेशनल्स अपने प्रोफाइल अपडेट करके रखते हैं, और थ्रू दीज प्रोफाइल्स मैनी एम्प्लॉयर्स गेट देयर फ्यूचर एम्प्लॉयज़। तो इस जो लिंक्डइन ने जो 25 स्टार्टअप्स की लिस्ट बनाई है, इसमें जो है क्रेड को जो है पहला रैंक दिया गया है। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कंपनीज क्या हैं। जैसे इसमें ग्रो और क्रेड, ये 2 कंपनीज हैं जो आपकी मार्केट इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं, या इनके थ्रू लोग शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अपग्रेड एक जो है आपका एजुकेशनल साइड है। जेप्टो इज अ डिलीवरी ब्रांड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जिस स्टार्टअप ने टॉप किया है इंडिया में वो आपकी क्रेड है। आज का 47th क्वेश्चन है, एवरी ईयर ऑन विच डेट वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड। जनरली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है वेजिटेरियनिज्म के बेनिफिट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, वेजिटेरियनिज्म के बेनिफिट्स को लोगों तक मैसेज के रूप में पहुंचाने के लिए। तो ये इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, 30 सितंबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। तो बिल्कुल इसको आप मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसका आंसर है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। हमारा आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। इसको आपसा भी बोलते हैं। ये आपने बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो ये रेगुलरली ये न्यूज़ में पहले रहा करता था। आपसा क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब ये पूछ रहा है कहाँ पे एक्सटेंड किया है। तो ऑप्शन दे रहा है मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। तो कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बोथ बी एंड सी हो जाएगा। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसको एक्सटेंड किया है। अब इस स्लाइड के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ये बेसिकली आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट क्या है। ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट है, जिसको हम AFSA भी कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ होते हैं या जहाँ मिलिटेंसी होती है या टेररिस्ट होते हैं, वहाँ पे जो है बेसिकली हाउस सर्च करने के लिए, किसी को डिटेंशन में लेने के लिए आपको किसी ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको उसके लिए ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे तो बहुत लेट हो जाता है, आपको मिलिटेंट नहीं मिल पाते हैं। इन सारी चीज़ों को कर्व करने के लिए ये स्पेशल राइट्स जो है आर्मी को दिए गए थे। इसके विरोध में आपने एक नाम सुना होगा, एक एक्टिविस्ट हैं इरोम शर्मिला, जो ईयर 2000 से हंगर स्ट्राइक पे हैं इसके विरोध में।
बेसिकली होता क्या है, जो स्पेशल पावर्स क्या होती हैं, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वो किसी भी एरिया में लोगों को डिटेन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और कहीं पे भी चेकिंग्स कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए ये जो स्पेशल पावर एक्ट दिया गया है। और जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ मिलिटेंसी है, टेररिस्ट हैं, उन सब एरियाज़ में ऐसी पावर्स होती हैं। और फिलहाल 2 जगह हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड सी है, नागालैंड। और ये सेशन समाप्त हो गया है। हम बहुत जल्द आपके लिए अगला सेशन लेके आएंगे। अगले सेशन में हम उत्तराखंड के अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद हम जो है स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर रेगुलर वीडियोस करेंगे। टॉपिक वाइज हम लोग उत्तराखंड को कवर करने की कोशिश करेंगे और ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमारी रेगुलरली चलेगी। इसके बाद हम नवंबर से इसको वीकली और 15 डेज़ के बेसिस पे इस सीरीज़ को रन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।